सरकारी बैंक आएंगे आपके दरवाजे। नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। साल 2021 की पहली सीढ़ी पर पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान भी अपना पहला कदम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तानियों की ये बदकिस्मती ही रही है कि साल के अख्ताम पर कोई ना कोई बड़ा हादसा उनका मुकद्दर बनता रहा है। 16 दिसंबर सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। 16 दिसंबर वैसे भी पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता था और यही वो बदनसीब तारीख है जिसे दोबारा 2014 में दोहराया गया। 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का एक और सियाह दिन। यही वो दिन है जिस दिन इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बेनज़ीर भुट्टो की आमद शानदार और बावकार थी। वो जिस शानो शौकत के साथ सियासी अखाड़े में दाखिल हुई थी, उसी तमानत, फ़ख्र और वक़ार के साथ 27 दिसंबर 2007 को सर बुलंद किए चली गईं। पाकिस्तान में हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है, हर साल खिराज तहसीन पेश की जाती है, लेकिन आज 13 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। हम लोग मर रहे हैं, हमारे साथ जो बीत रही है वो क्यों नहीं कोई देखता? मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। अगले जन्म मोरे बिटिया न की जो अब किए हो दाता, ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह दिन। यही वो दिन है जिस दिन इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी के बाद जब पाकिस्तान वापस आईं तो कराची में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, लेकिन उस जुलूस को बम धमाकों और खुदकुश हमलों की नजर कर दिया गया, जिसमें दर्जनों सियासी कारकुन हलाक हो गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरबराह की हैसियत से बेनज़ीर ने हौसला नहीं हारा और अगले ही दिन जख्मियों की अयादत के लिए चली गईं। इंतखाबात में मुनासिब सिक्योरिटी न मिलने के बावजूद इंतखाबी मुहिम में बहादुरी के साथ हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन उनके दुश्मनों ने भरपूर मंसूबाबंदी और माहिर निशानेबाजों की खिदमत हासिल करके उन्हें आवाम से दूर कर दिया। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं मौत के बारे में नहीं सोचती तो मैं झूठ बोलूंगी। लेकिन मौत कब आएगी, कहाँ और कैसे आएगी, खुदा ही जानता है। लेकिन मैं मौत से नहीं डरती, इसलिए कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। जब आएगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता।
27 दिसंबर 2007 की शाम बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के जिस लियाकत बाग में हलाक किया गया, वो वही तारीखी जगह है जहां उससे पहले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को भी हलाक किया गया था। न उनके कत्ल का राज जाना जा सका और न ही मुहतरमा का खून बहाने वालों का ताकुब भी किया जा सका। लियाकत अली खान के कातिलों का सुराग लगा लिया जाता तो ऐन मुमकिन था कि उसके बाद अदालती कत्ल का शिकार बनने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो C-130 में सवार बावर्दी जनरल जियाउल हक और बेनजीर भुट्टो के सानेहात भी जन्म न लेते। लेकिन जिसे कातिलों के भयानक चेहरों से नकाब उलटना था, वो खुद अपने जाती और गिरोही मफादात समेटने में लग गए। ऐसे में कौन अखलास के बेपाया जज्बात के तहत तहकीक और तफ्तीश के मैदान में उतरता। तहकीकात के नतीजे में चीज़ें सामने आ रही हैं, वो जाहिर है वो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं जिसकी तरफ खुद मोहतरमा ने अपनी ज़िंदगी में इशारा किया था। लेकिन हुकूमत जो थी इनकी, उन्होंने इस सिलसिले में क्या काविशें की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और परवेज़ मुशर्रफ को शुरू में तो इन्होंने उस केस से तकरीबन आउट कर दिया था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उस केस से परवेज़ मुशर्रफ को बिल्कुल आउट कर दिया था और पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ से तहकीकात भी नहीं की इस सिलसिले में, यानी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज को करनी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल मोहतरमा ने का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद था कि अगर मुझको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ होंगे। सत्ताईस दिसंबर 2007 की शाम अपनी मौत से थोड़ी देर कब्ल बेनजीर भुट्टो ने अपने अज़्म को दोहराया था कि ये धरती मुझे पुकार रही है। जी हां, धरती ने उन्हें सदा दी थी और जान का नजराना मांगा था, लेकिन उन्हें ना अपनी जान की परवाह थी और ना ही मौत का खौफ। वो मामूली खातून नहीं थी, लेकिन उन्हें जिस वहशत से मिटाया गया, उसका मतलब ये है कि कत्ल करने वालों ने पाकिस्तान के तमाम अहले इक़्तिदार और हुक्काम को ये पैगाम भेजा है कि हम जब चाहें और जहां चाहें तुम्हारी गर्दन दबा सकते हैं। लेकिन ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये चैलेंज देने वालों की गर्दनें भी नापी जा सकती थीं, उन्हें भी निशाने इबरत बनाया जा सकता था। लेकिन बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाद जिन्हें इख्तिदार के ऐवानों में दाखिल होने का मौका मिला, वो पता नहीं क्यों ऐसा ना कर सके। ये तालिबान या अल-कायदा या उनकी साजिश थी, और भी बहुत से लोग ये बात कहते हैं। और अगर इस मफरूजे को सही मान भी लिया जाए तो जो इलाका साफ किया गया था फौरन वाक़े के बाद, वो तो पाकिस्तान की स्टेट और एजेंसीज ने किया था। वो अल-कायदा या तालिबान ने थोड़ी वो जगह साफ कर दी थी। वो तो आपकी स्टेट एजेंसीज, उस वक्त पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद थे जिन्होंने वो सफाई की। सुहेल वडाइच की किताब कातिल कौन और आमिर मीर की तसनीफ द भुट्टो मर्डर ट्रायल ने बेनजीर के कातिलों का ताकुब करने की भरपूर कोशिशें तो की, लेकिन फरीक़ैन सानी अगर कातिलों का नाम लेने ही से गुरेज करते हों तो वहां खून के धब्बे एक ही बरसात के बाद ऐसे धुल जाते हैं जैसे जमीन पर कभी खून का कतरा भी ना गिरा था। कह दो हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर सामने आने के बाद इन खदशात का इजहार किया गया था कि ये वबा जेल में मौजूद कैदियों में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, और इन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से इक़दामात का ऐलान किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जेलों में जहां एक बैरक में सिर्फ 36 लोगों की गुंजाइश है, वहां 100 या उससे ज़्यादा लोगों को रखा जा रहा है।
हालांकि आम दिनों में तो इन बैरकों में जगह तक नहीं मिल पाती है। पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद क्यों हैं, आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए बहुत से ममालिक ने जेलों से कैदियों को रिहा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जेलों में जहां एक बैरक में सिर्फ 36 लोगों की गुंजाइश है, वहां 100 या उससे ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है। हालांकि आम दिनों में तो इन बैरकों में जगह तक नहीं मिल पाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशियल ब्रांच की अंडर ट्रायल कैदियों पर जमा होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में 2174 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त वहां 5001 कैदी मौजूद हैं। There are 5 prisons which are at most risk, and I would even categorize these prisons as being the sort of hotbeds of a possible outbreak of the coronavirus inside prisons. Your over-occupancy rate lies between a range of 145% to about 48% over what the actual capacity should be. So if you're talking about creating isolation units, self-quarantine measures, isolation, social distancing, none of that is possible, at least in these prisons. पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर सामने आने के बाद इन खदशात का इजहार किया गया था कि ये वबा जेल में मौजूद कैदियों में ज्यादा तेजी से फैल सकती है, और इन्हीं खदशात के मद्देनजर बहुत से इक़दामात का ऐलान किया गया था। इन इक़दामात पर कितना अमल हुआ, इसकी तफसील गुज़िश्ता दिनों शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताई गई है। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बाउंड वन प्रिजनर्स ऑफ द पैंडेमिक के मुताबिक रवां बरस अगस्त तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 2313 कैदियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, मगर उसके बावजूद जेलों को कैदियों से भरने का सिलसिला जारी है। जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेलों में क्यों हैं? इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि 3 से 7 साल सजा वाले जराइम में लोगों को जमानत पर रिहा करना अदालत की जिम्मेदारी है, मगर अदालतें इस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं कर रही। दूसरी वजह सेक्शन 497 का प्रोहिबिटरी क्लॉज, ये अंग्रेज के ज़माने से मौजूद एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान को ज़मानत हासिल करने के लिए अपने आप को मासूम साबित करना होता है, ट्रायल से भी पहले। ये कानून प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के आईनी उसूल के मुनाफी है। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। सलाखों से बाहर झांकती इन नजरों को बरसों से इंतजार है अपने उन हमदर्दों का, जिनकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इन अंधेरों के पीछे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन जुल्म तो ये है कि आज तक ना कोई इन्हें रिहा कराने आया और ना ही कोई इनसे मिलने आया। यहाँ तक कि इनके अपने इनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक तक नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि ये अफराद पाकिस्तान की जेलों को ही अपना नसीब समझ बैठे हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। We really need to reevaluate those, whether we can put in a mechanism of issuing tickets and warnings and reprimands for non-serious offences, because we really need to use custodial measures as a last resort for the most serious of offenders. कहते हैं पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, परिंदों को भी नहीं भाता, लेकिन ये तो जीते जागते इंसान हैं और इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, तो इनकी खुली हवा में सांस लेने की चाह तो जायज है ना।
ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं और ना ही सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। लेकिन इंतजामिया इनके लिए कोई मौसर कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। आजकल पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो गए हैं कि हर किसी को जिंदा रहने से ज्यादा मौत का खौफ सताता रहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम के लिए अब वो वक्त दूर नहीं जब कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह भी आसान माहाना किस्तों पर दस्तयाब हुआ करेगी और अखबारात बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता और शहर से करीब तरीन कब्रिस्तानों की स्कीमों के इश्तहारात से भरे होंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान के कब्रिस्तानों का हाल देखा जाए तो यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ भी नाजायज़ तजव्वुज़ात का सिलसिला अपने उरूज पर है। आजकल पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो गए हैं कि हर किसी को जिंदा रहने से ज्यादा मौत का खौफ सताता रहता है। पहले तो ये खौफ था कि न जाने किस गली में और किस मोड़ पर कौन सी अंधी गोली का या खुद कुछ धमाके का शिकार हो जाए, लेकिन अब तो मरने के बाद भी चैन नहीं, और अगर मरकर भी चैन ना आए तो किधर जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान के कब्रिस्तानों का जो हाल है उसे देखकर अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान भी मुकर्ररा कब्रों की तादाद से तजावुज कर चुके हैं और सड़कों के अलावा कब्रिस्तान भी नाजायज कब्जों का शिकार हैं। ये तो शरान तो ये बहुत बड़ी बेहुरमती कर रहे हैं चंद टकों की खातिर। शरई तौर पर इस तरह से एक पहले से कोई मदफून है, एक और आदमी इसी जगह को चाहता है अपने अजीज रिश्तेदार के लिए, आपने रातों रात, वो जानते भी हैं कि इस खबर को तो देखने वाला कोई आता ही नहीं है, उसी को तोड़ देते हैं, उसी में दूसरी खबर बना देते हैं। शरन ये बहुत बड़ा गुनाह वो लोग कर रहे हैं। हालात तो अब ऐसे बन चुके हैं कि बावक्त जरूरत मतलूबा कब्रिस्तान में कब्र दस्तयाब नहीं होती और बड़ी तगो-दौ के बाद गोरकन को रिश्वत देकर कब्रिस्तान के किसी कोने में बस जरियाए चाइना कटिंग दो कब्रों के दरमियान जगह बनाई जाती है या पहले से मौजूद कब्रों को दफनाते हुए नई कब्र की तामीर की जाती है। लाहौर शहर के पुराने कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है और तदफीन के लिए जाने वाले बलखाती पगडंडियों और मुख्तलिफ कच्ची और पक्की कब्रों में से होते हुए खोदी गई कब्रों तक पहुंच पाते हैं, जहां से वापसी गोरकन की रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं। शहर के महंगे इलाकों में कब्रिस्तानों के मुंतजमीन मरहूम का शिनाख्ती कार्ड देखकर दफनाने की इजाजत देते हैं और अगर मरने वाले के शनाख्ती कार्ड पर उसके गांव का पता दर्ज हो तो माजरत करते हुए उन्हें मशवरा दिया जाता है कि मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए, उनके आबाई कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए, उनके आबाई कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए। भी कहा जाता है कि वफात तो आपके वालिद या वालिदा की हुई है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। जब आपकी वफात होगी तो आपको कब्र के लिए जगह जरूर मुहैया कराई जाएगी। कब्रिस्तान जो कि हमारी आखिरी आमाजगाह है, लिहाजा उसको साफ सुथरा रखना, उसको मेंटेन रखना और उसमें मय्यत के एहतराम के नतीजे में उसको बरकरार रखना, यह हमारी शरीयत है। लाहौर कैंट के इलाके में मौजूद कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए इजाजत कंटोनमेंट बोर्ड से लेनी पड़ती है, जिसके लिए पैसे के साथ साथ किसी फौजी अफसर की सिफारिश दरकार होती है। इन कवानीन के तहत DHA के मेंबर को शनाख्ती कार्ड और अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी के साथ दरखास्त देनी पड़ती है, जिसके बाद गोरकन के लिए रसीद दी जाती है जो एक तरह का इजाजतनामा होता है।
कब्र को पक्का करवाने के लिए भी एक अलग से दरखास्त देनी पड़ती है, जिसके बाद मुतालिका अमला कब्र को पक्का करता है। इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह भी आसान माहाना किस्तों पर दस्तयाब होंगी और अखबारात बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता और शहर से करीब तरीन कब्रिस्तानों की स्कीमों के इश्तिहारात से भरे होंगे। अब बात सूबा बलूचिस्तान की, जहां आए दिन मस्क शुदा लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से लोगों पर किए जा रहे जुल्म सितम की दास्तान बढ़ती ही जा रही है। गुज़श्ता एक दहाई से बलूचिस्तान से नामालूम अफराद की मस्क शुदा लाशें मिल रही हैं। हालांकि लापता अफराद के मसले पर पाकिस्तानी हुक्मरान कितनी ही सफाई क्यों ना दे, मगर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तशद्दुद ज़दा लाशों की बरामदगी का सिलसिला सन 2008 से शुरू हुआ था, जब कौम परस्त जमातों के रहनुमा और कारकुनों की गुमशुदगी के वाक़यात सामने आना शुरू हुए। ईदी फाउंडेशन का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 2.5 साल में 200 के करीब तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। ये लाशें क्वेटा के अलावा दीगर इलाकों जैसे खुजदार, कलात, मस्तोंग, अवारान, डेरा बुगदी, पशीन और मुतादिद दीगर इलाकों से मिलती रही हैं। मतलब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मस्क शुदा लाशों के मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है और इसमें तेजी के साथ इजाफा ही देखने में आ रहा है। इसी पर पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। लीवीज फोर्सेस ने मकरान डिवीजन के जिला कैच में 2 मुख्तलिफ मकामात से 5 गोलियों से 96 लाशें बरामद की हैं। लीवीज हुकाम ने जिलाई हेडक्वार्टर तुर्बत के 120 किलोमीटर जुनूबी मगरिब में वाक़े ईरानी सरहद के करीब टिम के इलाके से 3 लाशों को बरामद किया है। मजीद 2 अफराद की लाशें होशाब के इलाके में हीरवाग पुल के नीचे से मिली हैं। बलूचिस्तान से तशद्दुद ज़दा लाशों की बरामदगी का सिलसिला सन 2008 से शुरू हुआ था, जब कौम परस्त जमातों के रहनुमा और कारकुनों की गुमशुदगी के वाक़यात सामने आना शुरू हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक ये चौथी हुकूमत इक़्तिदार में आई, लेकिन लाशों की बरामदगी का सिलसिला नहीं रुक सका है। मियां नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान असेंबली को ये बताया गया था कि सन 2010 से लेकर 2013 तक बलूचिस्तान से 612 तशद्दुद ज़दा लाशें मिली, जिनमें से 373 बलूचों और 95 पश्तूनों की थीं। सन 2016